ओके, नाउ हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई खुद से किसी भी कारणवश रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर पा रहा हो, तो उसे हम आर्टिफिशियली जो है एयर दे रहे हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ केसेस में, जैसे कि ड्राउनिंग में और किसी कारणवश जो है यदि कोई सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे हम तुरंत, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक के बाद या फिर ड्राउनिंग के बाद, तो हम उसे तुरंत जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के और उसकी जान बचा सकते हैं। और इसलिए ये जो है लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, और इसलिए सबको, हर एक व्यक्ति को ये प्रोसीजर आनी चाहिए, तो ताकि यदि किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे और किसी की जान बचा सके। ठीक है, ओके। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज लाइफ सेविंग प्रोसेस। ठीक है, इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, एक्चुअली प्रैक्टिकली आप जब इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सपोज जब भी कोई जो है जो कि रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है और वो जो है फैंट है, और उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है राइट हैंड से हम उस पेशेंट की जो कि रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, उसकी नेक पे हम उसे सबसे पहले सपोर्ट देंगे। नेक से सपोर्ट देने के बाद जो है उसका जो है सिर है वो हम, आई विल शो यू, ठीक है। सपोज दिस इज द पर्सन who cannot breathe। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, अपने हाथ से सपोर्ट दीजिए, ठीक है, नेक पे सपोर्ट दीजिए। उसके बाद उसका जो हेड है उसको टिल्ट करिए, लाइक दिस, उसको टिल्ट करिए, ताकि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसका खुलने लगे। ठीक है, सपोज ये उसकी बॉडी है और आपने उसकी नेक से उसको टिल्ट कर दिया और उसका रेस्पिरेशन जो है वो इससे ओपन हो जाता है। नाउ अब क्या करें, इससे क्या होता है कि यदि कुछ भी ब्लॉक हो रहा है तो उससे थोड़ा सा खुल जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज और वो ब्रॉड हो जाता है। अब क्या करें, रेस्पिरेशन देने के लिए सबसे पहले जो पेशेंट है उसको, ठीक है, राइट हैंड हमने कहाँ लगाया है, उसके नेक के वहाँ पे, उसको हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, लाइक दिस। अब क्या कीजिए कि उसका जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ को जो है हमें उसे थोड़ा खोलना है। ठीक है, तो या तो आप कीजिए कि इस राइट हैंड से उसको पहले सपोर्ट देके और उसका लोअर जॉ खोलिए, ठीक है, या फिर राइट हैंड से देके लोअर जॉ को ओपन करके फिर उसकी नोज को क्लोज करें। और जो लिप्स हैं, उसके जो माउथ है, तो माउथ में जो है, माउथ से आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, माउथ टू माउथ एयर देनी है। तो आप फिर जो है, जो पेशेंट है, जो ऑपरेटर है, जो कि उसको ब्रीदिंग दे रहा है, जो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा है, वो अपना जो माउथ है वो पेशेंट के माउथ पे रखेगा और उसको, इसकी नोज क्लोज करेंगे हम, और उसकी नोज क्लोज करने के बाद उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। और उसको ऐसे हम माउथ टू माउथ ऐसे सील होना होगा कि जब आप उसको, ऑपरेटर जो है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा है, जब उसमें एयर दे रहा है तो जो वो एयर है वो बाहर ना जाए, इसलिए उसको माउथ टू माउथ ऐसे सील करें कि एयर बाहर ना जाए। फिर माउथ टू माउथ सील करके आप सबसे पहले इंस्पिरेशन ले डीप, जो ऑपरेटर है वो डीप इंस्पिरेशन लेगा, और फिर एक्सपायरेशन, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो सांस जो है पेशेंट के लंग में जानी चाहिए। और आप तब तक उसको इंस्पिरेशन दें जब तक कि आप तब तक उसको एयर दें जब तक कि उसके लंग इनफ्लैट नहीं हो जाते। ठीक है, जब लंग इनफ्लैट हो जाएंगे तो उसको लिटा दें और उसको एक्सपायरेशन का वेट करें, जब तक कि एक्सपायरेशन नहीं हो जाता, लंग अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाते।
फिर से ये प्रोसेस दोहराए, फिर से उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे और 12 से 15 टाइम्स जो है आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे। और इससे जो है यदि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो इससे हो सकता है कि इतना हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की वजह से वो रिससिटेट हो जाए, वो फिर से जो है वो ठीक खड़ा हो जाए और ठीक हो जाए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इसलिए लाइफ सेविंग है क्योंकि जब वो खुद से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता तो तुरंत उसके टिश्यू जो है वो डेफिशिएंसी में चले जाते हैं ऑक्सीजन की, और उसके कारण उसके ब्रेन डेथ भी हो सकती है। तो जब आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है और वो उसको रिससिटेट करने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस तब भी कर सकते हैं जब तक कि पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले जा रहे हैं, तो इन बिटवीन जो है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं जब तक कि उसको वेंटिलेटर ना लगाया जाए। वेंटिलेटर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, तो वो भी एक टाइप है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो इन द मीन वाइल जब आप उसको हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करा रहे हैं तो इस बीच में जो है पेशेंट को आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के और उसकी जान बचा सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है रेस्पिरेशन की, नॉर्मली क्या क्या स्ट्रक्चर रहते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो डिजीजेज हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बीमारी कहाँ की है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बताऊंगी मैं आपको, यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब हाइपो मतलब कम होना, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। यदि हमारे शरीर में किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी आने लगे तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और एक अनीमिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और उसके कारण हमारा जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए जुड़ने के लिए अवेलेबल है वो कम हो जाता है, और जब वो जुड़ नहीं पाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी टिश्यू में और उसको कहेंगे हाइपोक्सिया। दूसरा रीज़न है अनीमिया। अनीमिया मतलब कि खून की कमी होना भी कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है, अवेलेबल हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कैसे बना होता है, एक उसका हीम पार्ट रहता है, एक आयरन पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत है। तो कई बार न्यूट्रिशनल कॉज होते हैं कि भाई आयरन की कमी के कारण जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, या बहुत सारे दूसरे कॉजेज भी होते हैं। आप आगे जाके जो है वो न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि अनीमिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो एक्चुअली अनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन अवेलेबल है वो उसकी क्वांटिटी कम है, और चूंकि उसकी क्वांटिटी कम है तो कम ऑक्सीजन को वो जो है ट्रांसपोर्ट कर पाएगा और उसके कारण टिश्यूज में हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट में जो है हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई देंगे और उससे जल्दी ही वो ठीक होगा। एस्फाइक्सिया, दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया, ठीक है, एस्फाइक्सिया जो होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है टिश्यूज में और ऑक्सीजन का लेवल
कम हो जाता है। ठीक है, एस्फाइक्सिया यूजुअली क्या होता है, कारण स्ट्रैंगुलेशन, यदि किसी का गला दबाया है, ठीक है, या किसी के मुंह पे कवर कर दिया है, उसको सांस लेने नहीं दे रहे हैं, तो वो रीज़न होता है एस्फाइक्सिया का, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है और ऑक्सीजन टिश्यूज में कम होने लगती है। ठीक है, तो एस्फाइक्सिया जो है वो यूजुअली डेथ का कारण होता है, किसमें, जैसे कि स्ट्रैंगुलेशन में। ठीक है, और जो भी कारण जो कि सांस लेने ना दे, वो सब कारण होते हैं डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया। ठीक है, थर्ड जो डिसऑर्डर है वो आपको मैं बताऊंगी, कॉमन कोल्ड। अच्छा, क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे जो पॉजिटिव ऑर्गन्स रहते हैं, जो कि पैथोजेंस जिन्हें हम कहते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं। अब वो जिस पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं उस पार्ट का जो है अलग अलग नाम है डिजीज़ का। तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पहला जो टाइप है वो है राइनाइटिस। ठीक है, कॉमन कोल्ड जैसे कि सर्दी बोलते हैं, सर्दी खांसी गला दुखना, दिस इज कॉमन कोल्ड, जिसमें नाक बंद है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, दिस इज कॉमन कोल्ड। तो जब ये नेजल चैम्बर्स को अफेक्ट करेंगे, नेजल चैम्बर्स का इन्फेक्शन होगा, तो उसको कहेंगे राइनाइटिस। ठीक, साइनसिस मैंने आपको पढ़ाए थे कि पैरानेजल साइनसिस रहते हैं, जब उनका इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो नोज से जुड़े हुए रहते हैं, दे ड्रेन इनटू द नोज, जहाँ पे जो उनका म्यूकस सिक्रीशन होता है वो नोज में ही ड्रेन करते हैं। तो ये जो सिक्रीट करते हैं उस, और साइनस, यदि नोज में इन्फेक्शन है तो साइनस में भी फैल सकता है। तो यहाँ पे जो साइनस रहते हैं, फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी साइनस, दीज आर द साइनस। ठीक है, तो इन साइनस का इन्फेक्शन को कहते हैं साइनोसाइटिस। राइनाइटिस का क्या सिम्टम्स रहते हैं, राइनाइटिस में जो है आपको बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज रहेगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है इन्फेक्शन के कारण, तो बहुत ज़्यादा जो है नोज से डिस्चार्ज रहेगा, नाक बंद हो सकती है। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइनसेस अफेक्टेड जो है आपको सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि यदि फ्रंटल साइनस जो कि यहाँ रहता है, यदि वो अफेक्ट है तो हमें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वो यहाँ मैक्सिलरी साइनस को अफेक्ट करता है तो हमें पेन हो सकता है, भारीपन लगता है वहाँ पे, और साथ ही साथ नेजल डिस्चार्ज भी ज़्यादा रहता है, तो इसको कहते हैं साइनसाइटिस। दूसरा फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस जो होता है सोर थ्रोट, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो यदि फेरिंग्स का इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं फेरिंजाइटिस। इसमें सोर थ्रोट हो सकता है, फीवर हो सकता है, और गला दुखना, इसके कारण जो होता है थ्रोट पेन होता है, और टॉन्सिल्स के कारण, टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण फेरिंजाइटिस अक्सर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज फेरिंजाइटिस। अगला जो पढ़ेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कॉमन कोल्ड कॉज करती हैं, इसके कारण बहुत सारा नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक बंद हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। अगला जो पढ़ेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। जो हमारे ब्रोंकाइज होते हैं, ठीक है, यदि उनका इन्फेक्शन हो, यदि उनका इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यूजुअली जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत सारा पॉल्यूशन रहता है और उसके एक्सपोजर में ज़्यादा आते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन होने के कारण जो वहाँ पे म्यूकस और सीरस ग्लैंड रहती हैं वो एट्रोफिड हो जाती हैं और वो बहुत सारा सिक्रीशन करने लगती हैं, और जब उसके कारण खांसी बहुत आती है और बार बार हमें खांसी आती है, और इसका ब्रोंकाइटिस का सिम्टम्स ये है कि ये कफ कॉज करता है, मतलब कि खांसी, और खांसी के साथ बहुत डिस्चार्ज भी, ग्रीनिश डिस्चार्ज ये कॉज करता है, तो ये कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के बाद में जो है वो है, ओके, कॉमन कोल्ड हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया। निमोनिया जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ब्रोंकाइटिस जो होता है कफ कॉज करता है, और ब्रोंकाइटिस का यूजुअली प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि हम धूल धुएं में ना जाए, सिगरेट स्मोकिंग को हम रोके, लोगों को मना करें कि भाई आप ये नहीं पीजिए, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है।
साथ ही यदि आपको हो गई है प्रॉब्लम तो फिर आप उसको अवॉइड करने के साथ साथ एंटीबायोटिक्स और ब्रोंकियोडायलेटर करके ड्रग्स आती हैं। ब्रोंकियोडायलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ड्रग लेने से जो ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो जाते हैं और आप इजीली सांस अंदर बाहर ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। निमोनिया जो रहता है वो निमोनिया क्या रहता है, जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स रहते हैं और ये जो एल्वुलाई रहता है, एल्वुलाई का जो है वो इन्फेक्शन होने के कारण एल्वुलाई में जो है वो म्यूकस एल्वुलाई जो है वो होते हैं इन्फ्लाम हो जाते हैं और वो पैक हो जाते हैं, उसमें गैसेस एक्सचेंज होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण निमोनिया जो होता है वो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये पैथोजेंस जो है वो निमोनिया कॉज करते हैं और ये एल्वुलाई का इन्फेक्शन होता है और उसके कारण जो है एल्वुलाई से गैसेस एक्सचेंज होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आ गया एक इसका निमोनिया का, ठीक है, इन्फेंट्स बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन जो है इसके वैक्सीन आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का अब वैक्सीन अवेलेबल है जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं और वही यदि हो जाए प्रॉब्लम तो क्योर करने के लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि जो वो रेस्पिरेशन तुरंत यदि वो एंटीबायोटिक चालू हो जाएंगे तो उसकी जल्दी प्रोग्रेस होगी और डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं आजकल, तो आप जो भी ट्रीटमेंट आपको ठीक लगे तो वो बच्चों को आप दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि एंटीबायोटिक के लिए भी आजकल बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो थोड़ा बच्चों को देना अवॉइड करते हैं। तो बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट भी हैं लेकिन तुरंत ट्रीट किया जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हो गया निमोनिया। अगला है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा जो रहता है वो क्या होता है, जो ये स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और ये बहुत स्मॉल होते हैं इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो हैं यदि वहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है इन्फेक्शन के कारण तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और उस ब्लॉक होने के, क्योंकि बहुत स्मॉल कैपिलरीज होती हैं और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है वहाँ पे जब रिएक्शन होता है बॉडी से तो बहुत सारी डिफरेंट सेल आ जाती है, फ्लूइड आ जाता है और उसके कारण वो ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे ये उसकी वॉल फूल जा रही है तो वॉल फूलने के कारण उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कम हो रहा है, उसके अंदर का जो पैसेज है और उसके कारण जो है एक्सपायरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए इंस्पायरेशन हो जाता है लेकिन एक्सपायरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है और इसका सिम्टम है एक्सपायरेटरी वीज, मतलब जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा तो एक विसल जैसी आवाज उसके लंग्स में से आती है तो उसको कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ये ब्रोंकियल अस्थमा कभी कभी जो है वो लाइफ डेंजरस भी हो सकता है, डेंजर हो सकता है लाइफ के लिए, इसके लिए तुरंत इनहेलर लेना जरूरी होता है जो कि ब्रोंकियोडायलेटर्स होती हैं ड्रग्स, वो तुरंत डायलेट कर देती हैं पैसेज को जिससे कि इजीली वो ले पाता है सांस। तो ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है और इसका कारण जो है ये एलर्जिक होता है यूजुअली ब्रोंकियल अस्थमा और जो पेशेंट होता है वो कई बार सेंसिटिव होता है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जैसे कि पोलन है, जैसे कि डस्ट है, हाउस डस्ट माइट एक रहता है तो उनके कारण एलर्जिक होता है और जैसे ही वो डस्ट उसने इनहेल करी तो पेशेंट उसके लिए सेंसिटिव होता है, तुरंत उसके लिए रिएक्शन आता है बॉडी में और यहाँ पे तुरंत जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स और वो ब्लॉक होने लगते हैं और तुरंत पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो दिस इज द ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। उसका प्रिवेंशन ये है कि जिससे एलर्जी है उससे आप थोड़ा अवॉइड करें उन चीज़ों को और ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग अपने साथ रखें, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने साथ इनहेलर रखे जो उसको डॉक्टर ने दिया है जिससे कि उसे तुरंत रिलीफ आ जाए प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया डिसऑर्डर। एक जो है वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसी जगह काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जिसमें काम करने के कारण जो है उनको
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या होता है कि जैसे कि सिलिका की कोई फैक्ट्री है या एस्बेस्टोसिस की फैक्ट्री है या कॉटन मिल है, तो क्या होता है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं कंटिन्यूस के एक्सपोजर में आते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं वो उनके लंग्स में जो रहती है इनहेलेशन के द्वारा, और वहाँ पे जो है लंग्स में ये प्रॉब्लम कॉज करती है। क्या होता है कि जब ये जमने लगती है जैसे कि सिलिका या एस्बेस्टोस या कॉटन फाइबर्स, तो वहाँ पे इसके लिए रिस्पांस आता है, बॉडी रिस्पांस करेगी ना, कुछ भी बॉडी में गया तो वो बॉडी उसके लिए रिस्पांस करती है। तो ये एल्वेलाई में ब्रोंकाइज में जब ये जाते हैं तो वहाँ पे रिस्पांस होता है और उसके कारण फाइब्रोसिस हो जाती है लंग्स में, मतलब कि जो फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो बढ़ने लगते हैं लंग्स में, और ये जो है सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस ऐसी डिसीजेस कॉज करते हैं। तो इनको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। तो इनका प्रिवेंशन ये है कि भाई जो काम करने वाले लेबर्स हैं उनको बताया जाए कि आपको ये काम करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि उसके लिए आप कुछ मास्क यूज करें सो दैट लोग जो काम कर रहे हैं लेबर्स उससे अफेक्ट ना हो। अच्छा, जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं ये बहुत सालों के बाद 10 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर के बाद जो है बीमारी से ग्रस्त होते हैं, और तब जाके उनको समझ में आता है कि भाई मेरे इतने सालों के वहाँ काम करने से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक और जो है डिसऑर्डर वो है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है? एम्फाइसेमा शो करने के लिए मेरे पास आपके एक मॉडल भी है। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंकियोल्स रहते जो हमारे एल्वोलाइज होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एल्वोलाइज है वो थोड़े से बड़े हैं, ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा है। तो ये क्या होता है कि कई बार एम्फाइसेमा जो होता है बिकॉज ऑफ सम स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और स्मोक के कारण जो होती है एल्वोलाइज होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, साइज में बड़े हो जाते हैं। इसका जो इलास्टिन की जो क्वालिटी होती है वो खत्म होने लगती है और ये जैसे इनफ्लैट होते हैं तो ये डिफ्लैट नहीं हो पाते और इसके अंदर हवा भरी हुई रहती है। तो इसके कारण क्या होता है कि एम्फाइसेमा में जो एल्वोलाइज हैं उनका साइज बढ़ जाता है और उसमें एल्वेलर सैक्स में हवा रहती है वो एक्सपायर नहीं हो पाती, और उसके कारण ऑफ कोर्स हमारी कैपेसिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है। तो एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी होती है एल्वोलाइज की वो कम होने लगती है और वो साइज में बढ़ने लगते हैं। यूजुअली एम्फाइसेमा का कारण सिगरेट स्मोकिंग होता है और ऐसे पेशेंट में कंटिन्यूअस कफ भी प्रोड्यूस होता है और इसमें जो एक्सपेक्टोरेशन होता है, जो डिस्चार्ज निकलता है लंग्स में से वो बहुत ही ज़्यादा जो है ऑफेंसिव रहता है और स्मेली रहता है, बैड स्मेलिंग रहता है। तो एम्फाइसेमा के जो है ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ऑलरेडी मैं आपको बताया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होता है वो क्या करती है, लेकिन ये क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या, यदि कोई लैंप, यदि कोई दीपक जो है एक बंद कमरे में जलता रहे बहुत देर तक, बहुत छोटे कमरे में और बंद रूम में यदि वो जलता रहे तो वहाँ पे सोए हुए व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी में यदि कोई लैंप जल रहा है, दीपक जल रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनाने लगता है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। ठीक है, और उसके कारण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड कोई व्यक्ति जो वहाँ सो रहा है वो उसको इनहेल कर सकता है और इनहेलेशन के कारण जो है वो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। तो डोंट कंफ्यूज विद कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है।
तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं होता और उसके कारण जो है वो डेथ कॉज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, चेरी रेड कलर की जो है उसमें टिश्यू हो जाते हैं, ये इसका सिम्टम है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दीज आर द डिसऑर्डर, दीज आर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि हमें हो सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर वाइज आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। साइनसाइटिस, राइनाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा एंड निमोनिया, स्ट्रक्चरल वाइज आप याद रखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा। ठीक है।